समता का तीसरा अधिकार यानी अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता या केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म का स्थान या निवास के स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साधारण नियम 4 में 4 अपवाद हैं। और संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, जैसा कि सार्वजनिक रोजगार जिसमें निवास की जरूरत हो। अधिनियम 1957 कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया। इस समय आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था नहीं है। वह राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिसका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। 100 विधि के तहत किसी संस्थान या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी भी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। 2 सरकार अधिकृत है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में नियुक्तियों अथवा पदों पर उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। यह 10% आरक्षण पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त होगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार पारिवारिक आय तथा आर्थिक प्रतिकूलताओं के अन्य संकेतों के आधार पर समय समय पर ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अधिसूचित करती रहेगी। मंडल आयोग और उसके परिणाम। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी। जनसंख्या में उनका हिस्सा करीब 52% था, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति शामिल नहीं है। आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। इस तरह संपूर्ण आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का 50% हो गया। 10 वर्ष पश्चात 1990 में वीपी सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। दोबारा 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने 2 परिवर्तन प्रस्तुत किए। क 27% में पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को प्रमुखता जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण और ख 10% का अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े, विशेष रूप से उच्च जाति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी व्यवस्था की। प्रसिद्ध मंडल केस 1992 में अनुच्छेद 16(4) के विस्तार में व्याख्या पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिस रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। यद्यपि न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ शर्तों के साथ 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा। और अन्य पिछड़े वर्गों को क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं। आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय होनी चाहिए। प्रोन्नति के लिए कोई खास आरक्षण केवल 5 वर्षों तक लागू रह सकता है। 1997 तक। केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह नियम प्रत्येक वर्ष लागू होना चाहिए।
आगे ले जाने का नियम, कैरी फॉरवर्ड नियम, रिक्त पदों बैकलॉग के लिए वैध रहेगा, लेकिन इसमें भी 50% के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अति जोर, ओवर इंसोलेशन या न्यून जोर अंडर इंसोलेशन के परीक्षण के लिए एक अस्थायी गैर विधायी इकाई होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त व्यवस्था के बाद सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए। अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया। इसमें 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। संसद के एक अधिनियम द्वारा 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। यह नौकरी आरक्षण के उद्देश्य से सूची में नाम जोड़ने व निकालने पर विचार करता है। नौकरी में आरक्षण के लिए नागरिकों के किसी वर्ग के पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल होने योग्य, सूची में शामिल नहीं होने योग्य होने के बावजूद शामिल तथा सूची से बाहर असमाविष्ट होने संबंधी शिकायतों की जांच के लिए इसे अधिदेश प्राप्त था। बाद में 102वें संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा आयोग ने असंवैधानिक दर्जा प्रदान कर इसके प्रकारों का भी विस्तार किया गया। इस उद्देश्य के लिए संशोधन ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 338B जोड़ा। प्रोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने के मामले में 77वें संशोधन अधिनियम को 1995 में पास कराया गया। इसने अनुच्छेद 16 में नई व्यवस्था जोड़ी। इसके तहत राज्यों को शक्ति प्रदान की गई कि राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। 2001 का 85वां संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सरकारी सेवकों हेतु आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में परिणामिक वरिष्ठता की व्याख्या करता है। इसे पूर्वगामी जून 1955 से प्रभावी किया गया। बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में निर्णय को 81वें संशोधन अधिनियम 2000 के तहत रद्द किया गया। इसने अनुच्छेद 16 में एक और व्यवस्था को जोड़ा। इससे राज्य ने रिक्त आरक्षित पदों को अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में भरने के लिए शक्तिशाली बनाया। इस तरह के आरक्षित वर्ग को उस वर्ष के जिनमें भर्तियां हुई साथ नहीं जोड़ा गया, ताकि आरक्षण की 50% की सीमा का पालन किया जा सके। संक्षेप में, इसने बैकलॉग रिक्तियों में आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया। 73वें संशोधन अधिनियम 1994 ने तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 9वीं सूची में न्यायिक समीक्षा के तहत 69% आरक्षण को 50% के स्थान पर स्थापित कर दिया। सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण। उपरोक्त अपवाद डी 103वें संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। इस प्रावधान को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में भारत सरकार के असैन्य पदों, सिविल पोस्ट्स तथा अन्य सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया। इस आरक्षण का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो पहले से जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था से आवृत नहीं है। इस विषय में आवश्यक अर्हता का उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया जा चुका है। पुनः निम्नलिखित शर्तों पर पूरे उतरने वाले वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों को उक्त आरक्षण से मुक्त रखा जा सकता है। पहला, ग्रुप ए निम्न ग्रेड के ऊपर के ग्रेड के पद हों। दूसरा, वे मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश के अनुरूप वैज्ञानिक अथवा तकनीकी के रूप में वर्गीकृत हों, जिसके अनुसार प्राकृतिक विज्ञान,
अथवा पशु परिशुद्ध विज्ञान अथवा व्यावहारिक विज्ञान की आवश्यक योग्यता वाले वैज्ञानिक अथवा तकनीकी पदों पर का निर्धारण किया जाता है तथा अभ्यर्थियों को उसी अनुरूप अपने ज्ञान का उपयोग अपने कर्तव्य निर्वहन में करना होता है। तीसरा, पद शोध कार्य के लिए हों अथवा शोध कार्य के संगठन, मार्गदर्शन अथवा निदेशन के लिए हों।